इन फ्रंट ऑफ द जजेस आपको ये एक आइडिया मूड कोर्ट में लगता है. दूसरा, you get to know what the real world competition lies. मतलब अगर जब तक आपने कॉलेज में हो, you are in the closed boundaries of your college, you get comfortable just cramming your laws, scoring good marks, scoring good SGPA, आप अपना अच्छा marks लाते हो. But when it comes to application of that law, you lag behind. Also learn the structure and elements of a memorial. As I said, आपका एक ड्राफ्टिंग करके सब्जेक्ट भी होता है जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, तो उसमें भी अगर आपको मेमोरियल ड्राफ्टिंग आती है, यू नो हाउ लीगल लैंग्वेज इज द जार्गन, लीगल जार्गन जिसे हम कहते हैं, लीगल आपको पता होता है कि फालतू वहां पे इमोशंस शो नहीं करने हैं, यू नीड टू स्टिक टू द पॉइंट, यू शुड ओनली मेंशन मटेरियल फैक्ट्स, दैट शुड स्टिक टू द फॉर्मेट. तो ये आपको मूड कोर्ट ड्राफ्टिंग, जो मेमोरियल ड्राफ्टिंग होती है, उसके थ्रू यू लर्न दिस आर्ट. नाउ if I talk about mood court and memorial drafting, इसका difference is very simple. Memorial drafting is the first step for a successful mood court. So आपकी टीम में जब आप किसी भी mood court में जाते हो, you know there are 3 people, researcher and the 2 speakers. तो जो main काम researcher का होता है, that is all about memorial drafting. How well the researcher has researched ultimately leads to the boosting of confidence of the team, and they also have an edge on the other teams while they are presenting their mood court. Obviously अगर मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मेरे पास फाइल में कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ मेरे पास केसेस नहीं है टू साइड, तो मैं क्या ही बोलूंगी. मतलब कितना भी डिबेटर हूँ, आई एम फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर द कोर्ट डिमांड. लाइक सुप्रीम कोर्ट में आप इंग्लिश में आर्ग्यू करते हो, हाई कोर्ट में ऑल्सो इंग्लिश, एंड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजनल लैंग्वेज, मोस्टली जैसे अब नॉर्थ इंडिया में बोले तो हम आपका हिंदी में बात करते हैं, बाकी हर स्टेट की अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस होती है. तो आप कितने भी अच्छे स्पीकर हो, इफ यू डू नॉट हैव योर रिटन सबमिशंस टू द पॉइंट, देन आपके केस आपके फेवर में नहीं होता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, दिस इज अ मूड कोर्ट एंड दिस is equivalent to the real court. तो आप जैसा वहां पर आपका होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी the judges of the court also rely on memorial drafting. तो memorial drafting एक तो क्यों important है, एक तो firstly ये आपका एक अच्छा foundation lay down करता है for pursuing the mood court in future. जो future में when your team goes and it argues, so if the memorial is good, there are chances that you can also get the award for best researcher. Then many mood courts also give marks for memorial. तो आपके memorial जैसे for example 100 marks का mood court है, उसमें 50 आपका petitioner का argument का होगा, 50 respondent मतलब pros and cons जो आपके दोनों parties हैं उसका होगा, और 20 marks ऐसे वो divide कर देंगे आपका अलग से for mood. तो ये आपका इसीलिए memorial drafting आपका बहुत important part है, because it is as important as your oral arguments. Now then I'll also give you some tips for drafting a persuasive memorial. Again, मैं आपको 4-5 points बता सकती हूँ, 1 घंटा I can speak on it, but until and unless you participate in mood court competitions, you will not be able to master the art of mood court memorial. Because आज के टाइम पे तो बहुत easy है, you put a problem in the chat GPT और आपका आ जाता है, आप सोचते हो ये बहुत अच्छा है, but कईयों को नहीं पता, sometimes chat GPT जो आप केसेस साइट करता है आपके आर्गुमेंट्स में, मूड कोर्ट में जब आप मेमोरियल में साइट करते हो, कई बार चैट जीपीटी वो केसेस खुद से बना के कर देता है, मतलब दोज आर नॉट एक्चुअल केसेस, चैट जीपीटी ऐसे खुद से भी केसेस बनाते हैं. सो इट्स गुड दैट यू टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी इन सर्टेन केसेस, कि आप थोड़ा रिसर्च में हेल्प ले सकते हो, थोड़ा कोई सेंटेंस आपसे फॉर्म नहीं हो रहा है वहां पर कर सकते हो, बट पूरा मेमोरियल कॉपी करना is not the right practice, and AI should be used sustainably, तभी वो आपके काम का होगा. Now I will also tell you how to avoid mistakes by giving you certain examples. Now what is a mood court? As I already have discussed, तो ये इसका एक formal मैंने इसमें थोड़ा आपको बताया है. So basically mood court is a practice जहाँ पर आपकी oral advocacy skills they are tested, and also how good you are at legal reasoning. Most of you might have given CLAT the exam for for your BA LLB, BBA LLB 5-year law, you might have given CLAT. So उसमें there is a portion for legal reasoning, how good you are at applying the
law to a certain problem. तो moot court भी आपका वो जो एक skill होता है उसको stimulate करता है. Also most of the cases जो अब आप moot court में देखोगे, they give you a setup as the court hearing has. तो similar setup होता है, so you get acquainted with the court setup before entering the court. So it also is a perfect test ताकि आपका जो knowledge भी test हो जाए, आपकी advocacy skills, reasoning plus your obviously oratory skills also are tested via a moot court. So I think whenever you enter a law school, it is good you are doing sports, you are doing what is that, legal aid, you are doing such societies, which is nice. You are enrolling in these societies is a good thing. But I think every student should do at least 2 to 3 moot courts in their 5-year law. मतलब तो बस at least minimum है. जो लोग ऐसे पास कर लेते हैं और ये सब, तो firstly your resume or your CV does not sound that great to a person जिसका obviously इसमें बहुत सारे moot court, क्योंकि he would have an edge on you when you are competing and you are sitting for an interview in a law firm. तो ये बहुत इसलिए moot court का अच्छा आपका रहता है. And moot court में भी try and do those moot courts जहाँ पर आपके winning chances ज्यादा है. आपके कई moot courts हैं जो आपके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मतलब आप तो देखते हो in every nook and corner there is a law college. So choose a problem जो आपने पढ़ी हो. Like if you are in first year and you think you can go and argue a problem on Arbitration Act, तो वो काफी it's unfeasible. तो इसीलिए आपको moot court का ये importance है. Now coming to what is memorial drafting. Excuse me ma'am. एक आपकी प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें आपका सिचुएशंस होता है, सब कुछ होता है. से दिस हैपेंड, मर्डर हैपेंड ऑन दिस डे, दिस वर द फैक्ट्स. आपका थोड़ा हिस्ट्री भी होती है पार्टीज के बीच में, और फिर बताया होता है कि इस कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया है, एंड देन ही हैज फाइल्ड एन अपील और अ स्पेशल लीव पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट. सो यू हैव टू आर्ग्यू एंड यू हैव टू मेक सबमिशंस ऑन बोथ द पार्ट्स. मतलब ऐसे नहीं कि आपको एक पार्ट मिलेगा. आपको एक तरफ पेटिशनर का मेमोरियल बनाना होगा जो पार्टी ने केस फाइल करा है, और ऑन दी अदर हैंड आपको रेस्पोंडेंट का बनाना होगा, दैट इज द अदर पार्टी, जो कि आपकी ऑपोजिट पार्टी. Okay, my screen is not visible. I think I got a message. Is my screen visible now? If someone no, ma'am. Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like you can unmute yourself and tell me if my screen is visible. It's visible. It's visible. One second, let me ask the organizer. Okay. Now it is visible. So I'll start from here. पहले भी जो पहली स्लाइड थी वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं थी. I mean they were just talking about the basics of moot court. Now that we have covered the basics, let's directly come to the point which is, for the seminar, which is memorial drafting. So as I said, it is a written legal submission. So whatever submissions you will orally make on the day of the moot court. So beforehand आपको हमेशा, आपने अगर कोई moot court करा होगा या नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, so पहले आपकी मेमोरियल सबमिशन की डेट आती है, which is followed by the date for the moot court problem or the moot court, the day of the moot court, जब आपके rounds होते हैं, preliminary, then quarter, octa, whatever, depending on the mode of the college. So firstly you have moot court memorial submission. So how do you make the memorial? This we would cover in this. So firstly आपको memorial drafting के लिए 3 चीजें आनी चाहिए. एक, you should be persuasive in writing. आपको, you should have such writing skills that you can convince the judge. तो आप ऐसे normal layman language you cannot use. आपको legal language में ही moot court की drafting करनी पड़ती है. It should be structured. आपका एक structure होता है, table of contents, फिर आपका index of authorities, इस तरह से आपका जो structure होता है, you have to follow that structure in a proper manner. तभी आपका मेमोरियल जो है persuasive value होता है जज के आगे, has stands out. Also you should know how to analyze
summarize the facts, because apart from the legal sections that आप अपने memorial में you will cite, apart from that you also have to do an analysis of the problem. कि for example जैसे मैंने आपको murder का बताया था कि अगर कोई murder की problem है, so you will firstly define आपका section 100 of the BNS. अब BNS की अगर हम बात करें तो उसके बाद आप बताओगे कि how does the present problem or the present circumstance justify that the person, the accused has murdered. उसके सेक्शन में ये जो आपके फैक्ट्स है वो कैसे फिट हो रहे हैं, ये आपका फैक्ट एनालिसिस होता है. This is my I have given you an example. Example, you are arguing a case where state A alleges state B illegally constructed a dam affecting shared water resources. So आपका अगेन अगर जब हम बात करें शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज और ये सब जो आपका है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. जब दो स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल या ऐसे एनी टू स्टेट्स दे वुड हैव अ डिस्प्यूट, तो वो आपका कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 131 है इसका, आपको फैक्ट्स को उसमें जस्टिफाई करना आना चाहिए. एंड ऑल्सो यू हैव टू चूज अ साइड. अगर आप पहले पेटिशनर का कर रहे हो तो आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे करने होंगे दैट दे शुड फेवर द पेटिशनर. कहीं पे भी डू नॉट हैव दिस डाउट कि आपको कहीं पे भी एक कोई न्यूट्रल आर्ग्यूमेंट नहीं देना. यू शुड ऑलवेज आर्ग्यू फ्रॉम द साइड, यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर योर लीगल सबमिशंस फ्रॉम द साइड यू आर मेकिंग द मेमोरियल फ्रॉम. तो अगर आप पेटिशनर से हो तो आप पेटिशनर की तरफ से पूरा जस्टिफाई करोगे कि कैसे डिस्प्यूट जस्टिफाइड है, और अगर नहीं है तो आप रिस्पोंडेंट हो तो आप अगर बोल रहे हो कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, तो आप सारे ऐसे लॉज ढूंढोगे जो आपका कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे द प्रॉब्लम. Now coming to the next part, ये इतना important नहीं है. I mean this basically talks about the difference जो मैंने already आपको बता दिया. What is the difference between moot court and memorial drafting? So this is the basic difference. But basic is only this. This is oral advocacy. This is written advocacy. And this memorial drafting should be structured. इसमें आपको legally structure करना आना चाहिए. Moot court में you should know the court etiquettes. Like जब आप ओरल आप देख रहे होगे तो एक ऐसे नॉर्मल हम मे आई कम इन ऐसे नहीं बोलते हैं. सो यू प्रॉपर्ली सीक परमिशन फ्रॉम द बेंच ऑफ द जजेस एंड देयर आर प्रॉपर टर्म्स दैट आर यूज्ड. तो आपको मूट कोर्ट ओरल अराउंड्स में वो पता होना चाहिए. मेमोरियल ड्राफ्टिंग में आपको लीगल स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आर्गुमेंट्स पता होना चाहिए. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इम्पोर्टेंस. So as I said, first impression of the judges is the memorial because it is always submitted before the day of the moot court. So आप हमेशा जब भी the judges are there, you see when they are seated, when there is a moot court, there are two judges who are sitting. They'll be the concerned court master comes and he hands over the memorials to the judges. उन्हें memorial लाकर दे देते हैं. So the judges firstly see the memorial and they get a brief idea of what you're going to argue while you will be coming to the podium. तो ये first impression होता है. So as that it is rightly said, first impression is often the last impression. So it should be really nice and well drafted. Now coming to the second thing, it obviously demonstrates your legal research skills. तो आपकी कितना अच्छे से आप मनुपात्रा यूज कर सकते हो, SCC ऑनलाइन और इवन दी बुक्स, वो आपका ये आता है कि कैसे आप लॉ को ढूंढ सकते हो, आप उससे रिलेटेड केस लॉज ढूंढ सकते हो. सो ये आपका दिस स्किल इज आल्सो देयर. तो इसके लिए आपको यू शुड बी वेल वर्स्ड ऑन हाउ टू डू रिसर्च. अगेन कई लोग सोचते हैं चैट जीपीटी उनको केसेस भी फाइंड करके देगा. ऐसा काफी हद तक इट इज हेल्पफुल. आई एम नॉट डिनाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, बट देयर आर चांसेस कि वो आपको गलत केसेस बताए. सो ऑलवेज क्रॉस चेक दोस केसेस विद the legal search engines like Manupatra, Live Law, SCC Online, जो भी आपके पास available है according to your convenience and जिसका भी आपको college आपको access provide करता है. Now again it helps you clarify your team's position. मतलब आप अब when you are arguing for the side of petitioner, आप दोनों तरफ से memorial बनाते हो, so you are also prepared. Like while I am preparing the memorial for petitioner, so I'll also be thinking कि मैं respondent में क्या डालूंगी. So I also have counter thoughts in my mind. So while preparing, I'll also answer those thoughts. मतलब दोनों side का मुझे बनाना है तो मुझे पता होगा कि the other party, what would be the points on which the other party might object. So I'll also try to answer
answer those in my memorial. So it always clarifies your thoughts on both the sides and give you a better idea of the problem, and also it, you know, heightens your legal ability, the reasoning ability. It also, you know, sharpens it. Why? Because आप दोनों तरफ से सोचोगे, so you will always have the answers. जो आपके rebuttal वगैरह होते हैं moot court में, you'll always have those answers ready with you, because ये आपके हाथ में नहीं है that you will be the petitioner or respondent. It is chosen. You have to choose a chit, and the sides are being chosen by the chit system. Mostly chits होता है, and somewhere there are softwares जो आपको choose करके देते हैं. So randomly you can become the petitioner, randomly you can be the respondent. So this memorial drafting makes you or helps you to argue from, it prepares you that you can argue from either side. जो भी आपके comfort में you will go and argue, because आपने दोनों तरफ से memorial तैयार किया है. Then again it acts as a reference. तो आप जब, as I said, आपके पास खुद का एक memorial होगा and एक memorial जो है judges को provide किया जाएगा. Just in case आपको कई हर चीज तो आप बोल के नहीं समझा सकते. Sometimes you need to refer to certain things. See, I am taking a seminar. मैं चाहती मैं बिना कोई पीपीटी कैसे बोलती रहती, but sometimes the judge is not able to relate, or you might not, for this seminar you might not be able to relate. So it is always better to refer to certain things. तो आप refer किसको करोगे? Obviously your legal written submissions, which is a memorial. So it acts as a reference also. Then again builds confidence. Obviously again आप कभी कोर्ट रूम में जाते हो तो आप देखते हो कितने भी बड़े एडवोकेट्स हैं, दे ऑलवेज हैव देयर आईपैड्स. आजकल स्कैनिंग चल रही है, ई सब कुछ होता है, तो दे हैव स्कैन्ड कॉपीज ऑफ देयर एंटायर फाइल. सो सुप्रीम कोर्ट में दे हैव आईपैड्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे टेक देयर फाइल्स, depends on the culture of the court. So anyways, so if you have your written legal submissions in your hand, then it boosts the confidence that kal ke din if I forget something I can easily refer to my memorial. Then next is it helps anticipate opponent's argument, as I already said. While you are arguing a matter from both the sides, it will help you anticipate what the other party might argue while they are on the podium. So these are the basic importance. Now coming to anatomy, यहाँ से आपका थोड़ा technical part start होता है. क्या क्या आपके वो रहते हैं मेमोरियल में? सबसे पहले आपका एक कवर पेज आता है. आपका अगर वो वैसे यूनिवर्सिटीज दे गिव यू अ गाइडलाइन, बट मोस्टली इफ यू आर अ पेटिशनर और एन एपिलेंट, जो भी आपका केस का टाइप है उस हिसाब से, तो आप पार्टी मतलब जो भी केस करिए, तो आपका फर्स्ट पेज ब्लू होता है. एंड इफ यू आर द रिस्पोंडिंग, द ऑपोजिट पार्टी और द रिस्पोंडेंट, तो वो और डिफेंडेंट, जो भी आपका सिनेरियो है, उसका पेज आपका क्या होता है? रेड होता है. So blue and red, these are the two color codes which are mostly and generally used in the memorials. Then आपका आता है table of content. What is the table of content? Table of content is basically the road map to the memorial. Road map मतलब आपका कौन से पेज में क्या है. Because as I said, आप जब रेफर करते हो जजेस को, तो आपके जजेस ऐसे ढूंढते तो नहीं रहेंगे, but if you have a proper table of content wherein you have, you know, enlisted each and every topic and sub theme with a corresponding page number, तो उनको ढूंढने में भी आसानी होती है. And it is always good that you put a proper table of content which is properly drafted. Then you have index of authorities. What is index of authorities? कि आपने अपने arguments, while preparing your arguments, what are the legal statutes that you have used, laws that you have used, the books that you have used, the cases that you have cited. और cases ऐसे नहीं, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई केस पढ़ा होगा, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, बहुत फेमस केस है. तो ये आप डायरेक्टली ऐसे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 इतना नहीं लिखोगे. आप प्रॉपर उसका एकदम जो SCC रिपोर्टर का उसका नंबर है, उसके साथ जो प्रॉपर साइटेशन आप बुक्स में देखते हो, उस तरह से आप प्रॉपरली जो केसेस हैं उन्हें साइट करोगे. बुक्स के नाम भी आप मोस्टली ब्लू बुक साइटेशन फॉर्मेट में लिखते हो. पहले आप ऑथर का नाम लिखते हो, फिर आप बुक का नाम लिखते हो, उसका ईयर, पब्लिशिंग एडिशन और ये सब ऐसे आप साइट करते हो आपका जो भी है. नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट एग्जैक्टली डज द वर्ड ज्यूरिसडिक्शन मींस? The power of the court to listen the matter.
आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो इतना आइडिया नहीं होता है, क्योंकि बाकी लोग तो क्यों ही जो सीनियर्स होते हैं वो तो मेमोरियल बनाना आता ही रहता है उनको, बिकॉज दे हैव डन मूव, सो फर्स्ट ईयर वाले ही होंगे या सेकंड ईयर. सो आई विल टेल यू, jurisdiction is basically the capacity of a court to try a case. For example, आप कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जाते हो ना, आप अपील लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो नहीं जा सकते, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डज नॉट हैव द पावर. सो jurisdiction is, जिसे आप हिंदी में क्षेत्र अधिकार कहते हो, मतलब आई हैव द पावर टू ट्राई दिस केस, मेरे को लॉ के थ्रू आई हैव बीन एम्पावर्ड एज अ कोर्ट टू ट्राई दिस केस. तो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ jurisdiction आता है. अगर मैं फॉर एग्जांपल आपका स्पेशल लीव पेटिशन फाइल कर रही हूँ, वो आपका आर्टिकल 136 में आता है, तो आप जब स्टेटमेंट ऑफ jurisdiction लिखोगे तो आप लिखोगे द प्रेजेंट पेटिशन हैज बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आप उसको डिफाइन करोगे और फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें हम क्यों आ रहे हैं, मतलब कैसे हमारा केस इस jurisdiction को जस्टिफाई कर रहा है. वैसे वो जरूरी नहीं है, बट इफ यू राइट इट, इट ऑलवेज हेल्प यू एंड यू विल स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ द जजेस. देन आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. व्हाट आर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स? जो आपका मेमोरियल की प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उसका ये क्या होता है, एक ब्रीफ होता है, एक तरह से समरी होती है. अब कई लोग क्या करते हैं, उसी समरी को, जो प्रॉब्लम होती है उसी को पूरा लिख देते हैं. नहीं, आपको कोशिश करनी है कि आप न्यूट्रल रहो, पर कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है कि आप वो फैक्ट्स पे ज्यादा एम्फसाइज करो जो आपके काम के. मतलब अगर आप पेटिशनर की तरफ से हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपके फेवर में फैक्ट्स है उसको आप थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करो, इस तरह से उन्हें मोल्ड करके लिखो. मोल्ड मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना है, उन्हीं को इस तरह से आपको लिखना है. नाउ इश्यूज रेज्ड, अगेन इश्यूज रेज्ड, आपके कई मूड प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी इश्यूज आर गिवन. कई मूड प्रॉब्लम्स में आपके ऊपर छोड़ा होता है कि आप अपने हिसाब से इश्यूज भी हैं. इश्यूज मतलब क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, व्हाट इज द पॉइंट दैट यू आर फाइटिंग फॉर, वो आप इश्यूज रेज में आपका आता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिवोर्स पेटिशन है जिसमें लोग कह रहे हैं, एक देयर इज दिस लेडी हु इज सेइंग आई हैव बीन सब्जेक्ट टू cruelty and have been subject to domestic violence. So issues raised would be whether the facts of the present case fall under section 13 सब क्लॉज 1 का 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. सो इस तरह से आप इश्यूज बनाओगे कि क्या इसके फैक्ट्स जस्टिफाई भी कर रहे हैं दैट द लेडी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी, एंड इवन इफ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी, इज दैट क्रूएलिटी इनफ टू जस्टिफाई द डिवोर्स पेटिशन. तो इस तरह से आप जो भी आपका केस है उस हिसाब से आपके इश्यूज बनते हैं. सो दे आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन on which the party is fighting. Then now coming to summary of arguments, तो बहुत ही सबसे सिंपल चीज होती है, it's a brief of the arguments that you're doing. जो आप आगे जाके पूरे प्रॉपर आर्ग्यूमेंट करते हो, ये आपको बोलने नहीं होते. मतलब जब आप कोर्ट के आगे जाओगे आपको ये स्टेटमेंट ऑफ jurisdiction, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कई बार आप ब्रीफ दे देते हो कोर्ट को, इश्यूज रेज्ड और ये सब आपको नहीं बोलना होता, आप डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स एडवांस की बात हो, वो आपका अलग बात है, वो ओरल कोर्ट स्किल्स में आपका आ गया. बट जस्ट इन केस आई एम टेलिंग यू, बट while structuring the memorial आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आर्ग्यूमेंट एडवांस डाला है तो मैं क्यों ही समरी डालूं, उसी का तो शॉर्ट वो है. नो, दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड दिस शुड बी स्ट्रिक्टली अडहेर्ड टू. नाउ कमिंग टू आर्ग्यूमेंट्स एडवांस, तो ये आपका मेन बॉडी होता है. मेन बॉडी क्या होगा इसमें आपका, मतलब मेन बॉडी में आपका आ गया सब कुछ, जो आपका फाइनल आपका आर्ग्यूमेंट्स का डिटेल है, सारे केसेस जो आपने डाले हैं वो आपका आ गया. लास्ट में आपका प्रेयर है. प्रेयर इज द रिलीफ. अगर आप डिवोर्स मांग रहे हो तो डिवोर्स का प्रेयर डालोगे, दैट द पार्टी इज प्रेइंग फॉर डिवोर्स. मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगी हाउ अ प्रेयर इज रिटन, बट जो भी रिलीफ दैट यू आर सीकिंग फ्रॉम द कोर्ट वो आपका प्रेयर में आता है. नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ jurisdiction, as I told you that statement of jurisdiction, what is statement of jurisdiction? It is basically court's authority to hear the cases. तो आपके जो भी केसेस हैं, इट इज द कोर्ट्स अथॉरिटी, उनके पास पावर है भी कि नहीं. सो दिस इज व्हाट द jurisdiction is. And always statement of jurisdictions where you do not have to fill pages, it should be a brief formal statement, it is not an argument.
You are just citing that you are approaching the court under this section or this article. जैसे इसमें jurisdiction आपकी बहुत तरह की होती है. If you have studied CPC or you have studied BNSS, तो आपको पता होना चाहिए कि jurisdictions होती है pecuniary, एक monetary level के basis पे आपकी jurisdictions defined होती है. कई होती है आपकी according to the boundaries. मेरे कोर्ट के यहाँ पर हाई कोर्ट में हुआ है, like if I am the High Court of Uttarakhand, and the crime has been committed in the boundaries of Uttarakhand, so the appeals of that CJM would lie to me. तो इस तरह से आपका it should be within the law, whatever the jurisdiction that you are citing is. Now आपका example हम देखते हैं इसमें statement of jurisdiction का. If you can see, the petitioner most respectfully submits this special leave petition under Article 136 of the Constitution of India, invoking the jurisdiction of this honorable court. So इसमें आपकी language देखिए, आप you are not directly writing Article 130 we have come to the court, you are writing in the third person perspective. Petitioner हो तो आप ही, पर आप I am approaching the court नहीं लिखोगे. You will always write the petitioner, the respondent. आप जितना कम हो parties का नाम use करोगे. For example, किसी को मर्डर का जैसे मैं एग्जांपल दूं, किसी ने किसी को मारा, so आप जिसने मारा उसका नाम फॉर एग्जांपल मिस आर था, so you will not write Miss R was stabbed, Miss R had this, उसकी जगह आप क्या लिखोगे victim. So आपको नाम जितना कम हो उतना कम साइट करना है while you are arguing. या आपका यहाँ नहीं, even in the main courts that you go, आप बहुत rare यूज करते हो victim का नाम, even accused का नाम भी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं. वहां पर भी हम accused के नाम की जगह we'll say the accused did this, accused did that, whatever the thing is. तो आप हमेशा third party perspective में अपने जो arguments हैं उन्हें वो करते हो. After that, as I told you, आप उस article को एक brief तरह से तो as it is उतार दो, मतलब you can copy the entire article, entire word by word what is written in the constitution, or you may just summarize it, जैसे इसमें इन्होंने summarize करा हुआ है. And also you can add one more point, जैसे इसमें इन्होंने बोला in the present case the decision of the honorable high court जो भी है raises significant constitutional questions regarding the interpretation of the right to equality under Article 14 and the scope of reasonable classification. Hence the petitioner prays for the exercise of this honorable court's discretionary power under Article 136. तो इसमें क्या किया है इन्होंने, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा स्पेशल लीव पेटिशन. फॉर देम आई टेल यू, स्पेशल लीव पेटिशन इज नॉट अ नॉर्म, मतलब उसको हम बहुत रेयर जहां पर हुआ है या जहां पर बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए बाय द हाई कोर्ट, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है द स्पेशल लीव पेटिशन. तो इसमें ये जस्टिफाई कर रहा है अगले पैराग्राफ में कि मेरे केस में कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू जस्टिफाई द एसएलपी. तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम फर्स्ट जो आपके पहली चीज है आफ्टर टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज हम इस तरह से लिखते हैं. सबसे ब्रीफ चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एज आई सेड ये आपका क्या है, एक समरी है. इसमें आपकी ज्यादा ओपिनियंस नहीं होनी चाहिए, पर ऐसे आप नहीं बोल सकते हो सिंस दैट पर्सन अटैक्ड Mrs. X from behind and he had the intention, so I think it is murder. यहाँ पर आप अपने आर्गुमेंट नहीं लिखोगे, आप फैक्ट्स लिखोगे, बट हाँ जो फैक्ट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप ऊपर लिख सकते हो ज्यादा, मतलब यू कैन गिव देम प्रायोरिटी. जो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं उनको आप थोड़ा हल्के से टच करना, मतलब उनको ज्यादा डिटेल में मत डिफाइन करना, बट जो आपको फेवर कर रहे हैं ऑल दोस फैक्ट्स शुड बी emphasized by you. They should always include material facts which are pertinent to the dispute. अब आपकी मूड प्रॉब्लम कई बार आप देखते हो 10 पेज की है, तो आप 10 पेज का स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं बनाओगे. ओनली द फैक्ट्स which are material, which are important और which are related to the dispute of the problem, आप उन्हीं को इसमें मेंशन करोगे. ये भी क्लियर है आपका? काफी इसमें क्योंकि कुछ टेक्निकलिटी है, इट इज ऑल प्रॉपर इंग्लिश ड्राफ्टिंग, आपको ज्यादा कुछ लीगल लैंग्वेज का जरूरत नहीं पड़ता है व्हाइल राइटिंग योर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल क्या आपकी एक प्रॉब्लम मैंने जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम थी ऑन डिवोर्स, उसको थोड़ा वो करा है, एक समरी करी है. सो अगेन ये आपका डिवोर्स के ऊपर है.
तो इसमें जैसे आप इस तरह से उसको वो करोगे समराइज, जैसे बहुत डिवोर्स की प्रॉब्लम है उसमें क्रूएलिटी के बारे में भी लिखा है, ये भी लिखा है, सो यू समराइज इट। The petitioner Mr. Rajesh Kumar and respondent Miss Anjali Kumar were lawfully married on this under Hindu Marriage Act. अब आपके लिए डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा इट इज अ लॉ दैट मैरिज के 1 साल के अंदर अंदर यू कैन नॉट फाइल द केस फॉर डिवोर्स। तो ये एक मटेरियल फैक्ट है। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस एक्ट में आप शादी करोगे अंडर द सेम लॉ ओनली यू विल सीक डिवोर्स। अगर इसमें शरिया के अंदर होती तो शरिया लिखता, अगर आपका वो स्पेशल मैरिज एक्ट होता तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट मेंशन होता। सो these are material facts which are related to the dispute. And what is the dispute? The dispute is the marriage. Then again the second para describes after the marriage the parties cohabited as husband and wife for approximately 4 years. However, disputes arose due to respondents alleged cruelty including mental harassment and denial of conjugal rights. अब आप इसमें देखो एक ब्रीफ तरह से इन्होंने टच किया सब कुछ कि इनके 4 साल हो गए थे, they have cohabited मतलब they have lived together for 4 years and the respondent was cruel to the party and also he was doing mental harassment and also denying conjugal rights, which means he was not fulfilling his marital obligations. Then he deserted. आपका एक क्लॉज होता है डिवोर्स में, जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पढ़ा, that if a person has deserted मतलब abandon छोड़ दिया है दूसरी पार्टी को 2 साल से ज्यादा, मतलब कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को छोड़कर चले गए हैं 2 साल से ज्यादा है, वाइफ हस्बैंड को वाइस वर्सा, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, सो दैट लीड्स टू अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो इसमें कैसे जस्टिफाई कर रहा है फैक्ट्स में आप देखो, that the respondent deserted the petitioner in January 2015 without any reasonable cause and has not returned since. Despite several attempts at reconciliation and mediation, the differences remain irreconcilable. मतलब वो कह रहा है कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है पेटिशनर की तरफ से, बिकॉज पेटिशनर ऑल्सो ट्राइड टू रिकॉन्साइल एंड कॉल हर बैक बट शी डिड नॉट कम बैक एंड हेंस द पेटिशनर। अब लास्ट में देखो जो रिलीफ मांग रहा है आपका लास्ट पैराग्राफ में, ये तो बहुत छोटा मैंने ब्रीफ करा है, ऐसे नहीं कि आप 4 में ही लिखोगे, ये एक छोटी प्रॉब्लम है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यू, this is just to make you have a gist of how to summarize the statement of facts or the facts that are given to you in the problem. So the petitioner initially filed a divorce petition in the family court under section 131A and 131B of Hindu Marriage Act. However, following an adverse decision in the High Court, the petitioner is now filing a SLP. अब देखो obviously कोई divorce file करता है तो पहले वो district court जाता है, thereafter they go to the High Court एंड हाई कोर्ट से भी एडवर्स डिसीजन होता है तो वो या तो अपील फाइल कर सकता है या स्पेशल लीव पेटिशन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशल लीव पेटिशन फाइल करी है। सो दिस इज हाउ यू एंड, ऑलवेज यू एंड द स्टेटमेंट ऑफ facts by citing that under which article you are approaching this court and why. If you are appealing, if you are, whether you are filing an SLP or whether it is a writ that you are filing, you will mention it in the last paragraph of your statement of facts. Now coming to issues raised. So as I said, these are the points of contention. These are the core legal problems which the court needs to डिसाइड। ये तो आपका केसेस में भी होता है, जो आपके एक्चुअल केसेस होते हैं कोर्ट में, वहां पर भी कोर्ट एक इश्यूज फ्रेम करता है सिविल साइड में मोस्टली। तो वो इश्यूज क्यों जरूरी होता है, ताकि कोर्ट को पता हो कि हाँ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, दैट दीज आर द पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी adjudicated by the court. So they should be very clear. आपके इश्यूज में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्बिग्विटी है, they should be clear, concise and specific. and ये आपके मोस्टली वेदर से शुरू होते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं इश्यूज, मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टेटमेंट मोस्टली ट्राई टू फ्रेम इट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। जैसे मैंने आपको जो प्रॉब्लम अभी बताई थी उसी का मैंने एग्जांपल दिया है ताकि आपको ज्यादा कुछ समझने में आसानी हो। और तो आप देखो क्या क्या प्रॉब्लम थी अभी, क्रूएलिटी एंड डिजर्शन। क्रूएलिटी मैंने बताया मेंटल हैरेसमेंट हो रहा था, डिजर्शन क्योंकि वो सिर्फ 2 साल के लिए छोड़ के चली गई थी जो भी आपकी रिस्पोंडेंट थी। सो इसमें इश्यूज क्या होंगे, whether the grounds of cruelty and desertion as alleged by the petitioner legally justifying
जस्टिफाई ग्रांटिंग अ डिग्री ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a) जो क्रूएलिटी का है सेक्शन आपका, एंड सेक्शन 13(1)(b) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये तो आपका मेन इशू है कि क्या एक्चुअली जो आपके ग्राउंड्स ऑफ क्रूएलिटी एंड डिजर्शन है वो रिस्पोंडेंट के कंडक्ट से आधे भी satisfied. Second is whether the respondent's conduct amounts to cruelty and desertion warranting dissolution of marriage. तो पहले में आप थोड़ा लॉ डिस्कस करोगे, सेकंड में आप मोर ऑफ द कंडक्ट डिस्कस करोगे, थर्ड टॉक्स अबाउट द jurisdiction. ठीक है, ओके फाइन, इवन इफ द कंडक्ट इज देयर, बट इज द सुप्रीम कोर्ट wherein I have filed the petition, is the court even having the jurisdiction to try the case? तो इसको आप ऐसे फ्रेम करोगे, whether the petitioner is entitled to file a special leave petition under Article 136 of the Constitution of India, challenging the High Court's dismissal of the divorce petition on substantial questions of law or of grave justice. तो अगर आप इसको यहाँ तक भी लिखोगे ना, डिवोर्स पेटिशन तक, ये भी बहुत है, क्योंकि ये तो आपको बाद में आप जब डिफाइन करोगे आप इसको प्रूफ कर ही सकते हो बाद वाले पार्ट को. सो इट शुड बी कंसाइज. अगर आपको प्रॉपर्ली पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो, एंड टिल डिवोर्स पेटिशन भी आप लिख सकते हो. और यू कैन ऑल्सो राइट whether the honorable supreme court has the jurisdiction to try the present special leave petition. तो उसमें आपको प्रूव यही करना पड़ेगा कि आर्टिकल 136 में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जब अपनी एसएलपी की पावर एक्सरसाइज करता है, क्या वो पॉइंट्स इस केस में सेटिस्फाई हो रहे हैं. Now coming to summary of arguments, as I said, it is a brief overview of the main legal arguments. जैसे आपने बाद में तो प्रॉपर केसेस और ये सब साइड करोगे, यहाँ आपको कुछ केसेस, यू डू नॉट हैव टू साइड एनी केसेस, जस्ट गिव अ जिस्ट of your arguments. Again, they act as a roadmap or a brief summary for the judges to analyze what your arguments advance hold. So, anyways, at times when you see the judges in a jiffy, इतने सारे parties होती है, 4 लोगों को in a courtroom, there are 4 people who have to speak. So, judges are not, they're reluctant to, go through the entire argument at once. So, what they do is, they can refer to the summary of arguments. तो ये आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, so that it gives them an idea what your arguments advance hold. Now again, there should be 3 to 5 bullet points of what the arguments advance के आप एक summary दोगे 3 to 5 bullet points में. So as I said, it helps the judges to give a core glance of the case. Also, they prepare the reader about what the arguments advance are. And also it gives a clarity and focus in the memorial. तो आपको भी जब आप समरी लिखोगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये मेरा, जब आप प्रिपेयर भी कर रहे हो ओरल के लिए कि हाँ these are my arguments advanced, but I should be clear while arguing कि ये जो समरी में है ये तो मैं पक्का ओरल में बोलूँ while my oral rounds are being conducted. Because वो समरी में आप वही लिखोगे ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होंगी. So these are the most important things which are, taken or extracted from the arguments advanced. Next आपका हम देखते हैं arguments advanced का. तीनों issues का मैंने आपको example दिया हुआ है कि किस तरह से आप करेंगे, because they are very small arguments. तो ये मैंने से तीनों के लिखे. When I'll cite arguments जो आपके advanced वाले हैं वो मैंने एक ही का आपको दिखाया है, फिर just giving an example. So issue 1 आपका क्या था, whether the grounds of cruelty and desertion as alleged by the petitioner legally justifying granting a decree of divorce under section 13(1)(a) and 13(1)(b) of the Hindu Marriage Act are justified. तो अब क्या ये justify हो रहे हैं कि नहीं, हम कैसे बताएंगे? That petitioner has demonstrated that respondents' conduct amounts to mental cruelty, including mental harassment and denial of conjugal rights, which satisfy section 13(1)(a. तो अब एक small 3 lines में उन्होंने बता दिया कि 13(1)(a और cruelty कैसे justify हो रहा है. And then secondly आपका 13(1)(b जो desertion है, जिसमें मैंने आपको बताया 2 साल parties को अलग रहना पड़ता है. So quickly in the second pointer you will justify that the respondent deserted the petitioner. वो 2 साल से ज्यादा
that they were not living without any reasonable cause. The respondent had deserted the petitioner, hence it has satisfied Section 13(1)(b) of the Hindu Marriage Act. And also together, if both, even if one ground is there, you can claim a divorce, but do hai, so it strengthens your case. So together these grounds constitute legally valid reasons to dissolve the marriage as part of the Hindu Marriage Act. Now coming to issue 2, which is very similar to issue 1, whether the respondents conduct amount to cruelty and desertion warranting dissolution of marriage. तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला was more about the sections of Hindu Marriage Act. सेकेंड इशू आपका थोड़ा कंडक्ट बेस्ड है, तो इसमें जैसे आप पॉइंट कर सकते हो एक समरी में, that the acts of cruelty by the respondent have caused significant emotional and psychological harm, rendering continued marital life intolerable. The desertion was voluntary and unjustified, indicating a clear abandonment of marital obligations. So clear है, आप थोड़ा सा उन्होंने लिखा कि इन्होंने जो है साइकोलॉजिकल हार्म दिया है जो हमारा पेटिशनर है उसे, एंड ऑल्सो इमोशनल ट्रॉमा हैज बीन गिवन, सो हेंस इट इज क्रुएलिटी. ऑल्सो without any reasonable cause, the party has abandoned the petitioner for 2 years. And you can also add that despite repeated attempts of reconciliation, hence it amounts to desertion. So such conduct meets the threshold required by law for granting divorce. Now issue 3. अब देखो हमने तीनों इश्यूज को इसमें समरी दी है, तीनों की आप करो, जितने भी इश्यूज है 5 है तो 5 की. So every issue needs to be properly summarized. अब जैसे आपने पहली समरी कौन सी थी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जहाँ पे आपने एक सिनॉप्सिस दिया था, वो आपका ओपिनिएटेड नहीं था, दैट इज वेरी न्यूट्रल. आप एक न्यूट्रल लिख दो, मैंने जहां तक आपको बोला दैट शुड नॉट कंटेन योर ओपिनियन. बट जब आप आर्ग्यूमेंट्स को समराइज करोगे, दैट माइट कंटेन योर ओपिनियन, दैट हैज टू कंटेन योर ओपिनियन, क्योंकि आप खुद से जस्टिफाई करो ना कि हाँ ये हुआ है, मर्डर हुआ है, क्रुएलिटी हुई है, या डेजर्शन हुआ है, या आपका रिट, मेरा ये जो राइट टू लाइफ है ये वायलेट हुआ है, जो भी आपके रिलीफ है, सो यू आर एलिजिंग इट बिफोर द कोर्ट, तो आप ये लिखोगे. नाउ नेक्स्ट इज whether the petitioner is entitled to file a special leave petition under Article 136 of the Constitution, challenging the High Court's dismissal of divorce petition. So as I said, आप इसको यहाँ पर भी एंड कर सकते हो, या फिर आप इसको पूरा जैसे ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ ग्रेव, क्योंकि आप नीचे प्रूव करोगे कि वो ग्रेव इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए ये एसएलपी जो है आपकी मेंटेनेबल है. सो अगेन you will start with the point that the petitioner's SLP is maintainable. मतलब यहाँ पर आप जब अपनी jurisdiction को justify कर रहे हो, so you will write the present SLP भी लिख सकते हो, आप petitioner's SLP भी लिख सकते हो, is maintainable as the High Court's order raises substantial question of law regarding the interpretation and application of cruelty and desertion under the Hindu Marriage Act. The dismissal has resulted in grave injustice, warranting interference by the Supreme Court. Filing of SLP is justified to seek redressal and upholding petitioners' fundamental rights and legal remedies. तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने तीनों चीजें करती है कि जो हमारा cruelty and divorce petition, जो cruelty and desertion के grounds पे थी, that was rejected by the High Court and that was unjust on the part of High Court, and since grave injustice has happened, therefore आपका Supreme Court under Article 136 has the power to entertain the present petition. This is how you write the summary of arguments. Now coming to the most important part. क्यों important है आपका argument advance? Because तीन चीजें आपकी टेस्ट करता है, एक आपकी राइटिंग स्किल्स, स्ट्रक्चरिंग स्किल्स, ठीक है. सेकंड आपका रिसर्च, कितना अच्छा आपका रिसर्च, अभी तक आपको ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं चाहिए था, एक आपने जुरिसडिक्शन में आर्टिकल या सेक्शन रिसर्च किया हो, करोगे आप ये किसके अंडर इस कोर्ट के को अप्रोच कर रहे हो, बट आर्गुमेंट्स एडवांस आर द कोर ऑफ द मेमोरियल, दे आर द कोर सेक्शन जहां पर आप पूरी रीजनिंग दोगे, अपने केस लॉ साइट करोगे कि किस केस लॉ से ये फैक्ट्स मिलते हैं, उस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला था, सो दिस हैज अ बाइंडिंग वैल्यू बिफोर द कोर्ट, या यू नो यू कैन
जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे आप साइट करते हो आपको बहुत सारे केसेस साइट करने पड़ते हैं, लॉज, अदर अथॉरिटीज, समथिंग सम जूरिस्ट माइट हैव सेड, तो ये सारा आपका आर्गुमेंट एडवांस में आता है। इसमें एक चीज और है, यहाँ से आपको रेफरेंसिंग एंड नोटिंग भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लाइन किसी जूरिस्ट की लिखी, तो मैं उसका फुटनोट डालूंगी और नीचे आई विल प्रॉपरली डू रेफरेंसिंग। ब्लू बुक साइटेशन मेथड आपका होता है, वो आपके रूल्स होते हैं कि कैसे आप साइटेशन दोगे नीचे, तो उसको आप फॉलो करके नीचे साइटेशन दोगे कि ये इस ब्लैकस्टोन ने बोला था इस बुक में या इस अपने वर्क में बोला था एंड इस ईयर में बोला था, सो यू विल क्लियरली राइट इट दैट वे। अगर आप केस लिख रहे हो तो केस का ईयर, जो AIR जो भी उसकी साइटेशन है, वो आप कैसे अगेन फुटनोटिंग करके लिखोगे। सो फुटनोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग क्या होता है कि सब ऊपर ही लिख देते हैं कि केस का पूरा नाम ही ऊपर, तो अगर फुटनोटिंग नहीं है so ये जज को लगेगा कि this person does not even know how to give references, because आज के टाइम पे even if you write a research article, a blog, जो आप ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह देखते हो, लिखते हो लॉकटॉपिस XYZ अलग अलग साइट्स पे, you need to do referencing. Similar referencing has to be done for arguments advanced. Now coming to the example of arguments advanced. तो पहला इशू आपका जो है, जो क्वालिटी वाला केस हम देख रहे हैं, सो आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू आर्गुमेंट्स। इसमें मैंने फुटनोटिंग नहीं करी क्योंकि ये आपका पीपीटी में फुटनोटिंग नहीं हो पाती है, बट आई विल टेल यू कि कहाँ पे आपको रेफरेंस देना है। सो नाउ कमिंग टू इशू नंबर 1, whether the grounds आपका जो भी है, इशू नंबर 1 आपको पता है, वो read it again. So you will start with defining what the law is. ठीक है, कोई भी argument advance में you can start by firstly defining the law, then applying the law to the facts of the present case, and then conclusion. That conclusion में क्या होगा, आप ऐसे conclusion नहीं लिखोगे वहां पे कि conclusion heading डाल के। Conclusion means how you are combining the facts and the law and coming to a conclusion that my case is there and whatever I am pleading is justified via my argument advance. So as in this case, firstly you can see I have defined, or the petitioner has defined under section 13(1)(a) what is the cruelty, and because you might not be knowing, or you, if you have studied HMA, you might be knowing that cruelty not only includes physical cruelty but it also includes mental cruelty. And now then they have cited certain cases, समर घोष वर्सेस जया घोष। अब आप देखो इसमें आप फुटनोटिंग कहाँ पे करोगे, तो ये जो आपका ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2007 4 SCC 511, तो ये आपका ईयर एंड द रिपोर्टर एंड उसका जो वॉल्यूम नंबर है वो है। सो यहाँ पर आप जया घोष के बगल में आप इंसर्ट रेफरेंसेस में जब आप जाओगे तो फुटनोट करके इसको फर्स्ट फुटनोट करके नीचे ये जो ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये आप यहाँ की जगह कहाँ लिखोगे, नीचे फुटनोट डालकर। क्लैरिफाइड द क्रुएलिटी इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल एक्ट्स बट इट आल्सो एक्सटेंड्स टू मेंटल एंड इमोशनल टॉर्मेंट दैट मेक्स कंटिन्यूड कोहैबिटेशन इम्पॉसिबल। अब आप देखो कि इसमें हमें, क्योंकि फैक्ट्स में कहीं नहीं दिया था कि वो फिजिकली उसको अब्यूज करता था, मेंटल दिया था, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम ऐसा केस ढूंढेंगे जहां पर कोर्ट हैज गिवन डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल हैरेसमेंट और मेंटल क्रुएलिटी। तो ये जो समर घोष वर्सेस जया घोष आई हैव साइटेड हियर, this is a case for mental cruelty wherein court has granted divorce on the grounds of mental cruelty. And in my case also, जो present case है, in my present petition also, I need a divorce on the ground of mental cruelty. तो ये मेरे लिए apt है, hence I can cite it here. So while researching, it is very pertinent to note that you are citing only those cases which favor you. आप ऐसे कुछ भी उठा के डिवोर्स डाल के क्रुएलिटी डाल के कुछ भी नहीं लिख सकते हो। That case should have either similar facts or similar circumstances as your present case. Now इसको फिर आप present case से compare करोगे। In the present case, the petitioner has alleged persistent mental harassment and denial of conjugal rights by the respondent, and it amounts to mental cruelty affecting the petitioner's health and dignity. इसमें मैंने आपका एक ही केस किया, आपको बहुत
फाइल करते हैं। तो ये सारे जो केसेस आप यहाँ पे साइड कर रहे हो वो उसको कंपाइल करके एक कंपेंडियम एक बुक जैसा एक होता है जो कि वो फाइल करते हैं उसके साथ, ताकि जजेस को भी, देखो हर किसी को हर कोई केस का आइडिया नहीं होता है. सो इफ जज डज नॉट know about the case, or if they want to point out certain lines from the case, they easily go and refer the compendium. Again, filing a compendium is not a necessity or it is not a compulsion, but एक आपको extra effort का mark कई बार judge दे देते हैं that this person has put in so much effort that despite citing the cases, he has also brought the entire compendium which contains the cases of the प्रेजेंट प्रॉब्लम. अब कई बार फॉर एग्जांपल आपके जजमेंट, जैसे मैंने केशवानंदा भारती की आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे जजमेंट्स हैं जो आपके 1000 पेजेस तक के भी, आप 1000 पेज तो नहीं निकालोगे, आप उसका फ्रंट पेज निकालोगे एंड देन वो वाला पार्ट जो आपके केस के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई लाइन कोई पैराग्राफ, वो वाला पेज आप निकालो. जो बड़े केसेस है, यू डू नॉट हैव टू प्रिंट द एंटायर केस. जो भी आपका 100-200 पेजेस के भी आपके जजमेंट्स होते हैं, तो 1000 पेजेस तक एक्सटेंड हो रखे हैं जजमेंट, सो यू डोंट हैव टू प्रिंट द एंटायर थिंग. तो ये आपका है. सिमिलरली हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ डेजर्शन इन्होंने बताया है, उसका भी के वर्मा, SR वर्मा इन्होंने केस साइट करा है. तो इसमें AIR से आप क्या करोगे, इससे नीचे अगेन यू विल गिव अ साइटेशन, ऊपर जाओगे इंसर्ट रेफरेंस साइटेशन, इसको आप नीचे साइटेशन में डाल दोगे. देन कंबाइंड इफेक्ट कैसे है, एंड ऑल्सो एक दो केसेस जैसे और इन्होंने नीचे साइट करे हुए हैं कि क्रुएलिटी के ऊपर, तो आप सिमिलरली ऊपर मतलब यू हैव टू वेल स्ट्रक्चर इट. तो आपको कहीं पे भी जहाँ पे आप क्रुएलिटी के लिख रहे हो तो आप क्रुएलिटी के सारे केस डाल लोगे, डेजर्शन लिख रहे हो तो डेजर्शन के, और कई केसेस जहाँ दोनों हो रखा है तो उसको आप उसके बाद ऐसे केसेस भी साइट कर सकते हो which are exactly similar to your case. Because कई बार when people are framing mood problems, they pick up real life cases and उसके नाम वगैरह and few changes बनाकर वो उसको कर देते हैं. तो आपको कई cases तो as it is you might find the facts of your problem, imitating some of the real life cases. तो ये आपका argument advanced है. Now coming to citation and footnoting, मैंने आपको बताया you have to cite and give footnote and refer to referencing for every case that you write, for every authority, for example jurists and such people who have said certain things that you are citing. तो आपको उसको कोई बुक से आप कोई चीज रेफर कर रहे हो, कोई आर्टिकल रिसर्च पेपर से आपने कुछ डाला है, सो यू हैव टू साइट इट. एंड आप देखोगे आपका मूड प्रॉब्लम जो आती है उसके साथ साथ you have instructions. So in the instructions or submission guidelines, they clearly mention that what citation format you have to follow, if whether it should be Blue Book or ILI. Then finally you have the prayer, which is the concluding part. It is a request that you are, what remedy you are seeking before the court, you are clearly mentioning it, and it should be related to the issues. ऐसे नहीं आप इश्यूज में डिवोर्स की बात कर रहे हो और यहाँ आके आप एलिमनी की बात कर रहे हो, नहीं. हाँ, अगर आपने इश्यूज में डिवोर्स के साथ एलिमनी भी डाला है तो इन दी प्रेयर यू कैन टॉक अबाउट एलिमनी, बट इफ यू हैव नॉट मेंशन्ड इट देन यू कैन नॉट. अब इसमें आप देखिए आपका जो प्रेजेंट केस है उसको आप कैसे लिखोगे प्रेयर में. इन दी लाइट, ये चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत इंग्लिश इसके ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऐसे ही आप लिखते हो इन दी लाइट ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड, या फिर आप लिख सकते हो इन दी लाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस, issues raised and arguments advanced, the petitioner most respectfully prays before this honorable court. So you have to pray, you cannot demand, because obviously these are the moot court etiquette. So you have to pray before the court that it may be pleased to. अब ये आपके जो चार मैंने यहाँ पे you can see I have written it in the bold letter. So these are the reliefs that you are writing. Set aside the judgment and order. जो भी आपका डेट आपका अगर दिया है तो ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ व्हाटएवर स्टेट इट इज, ऑफ फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, इन केस नंबर whereby the petitioner's divorce petition was dismissed. सेकंड, अब उसका ऑर्डर डिसमिस करने के साथ साथ हमें डिवोर्स भी तो चाहिए. So second, grant a decree of divorce under section 13(1)(a) and 13(1)(b) of the Hindu Marriage Act 1955 on grounds of cruelty and desertion. Third,
declare that the petitioner is entitled to relief as per the principles. ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं इन 2 पॉइंट्स में कवर्ड है, बट ये थोड़ा इलेबोरेट मैंने करा है जस्ट इन केस आपको आइडिया लगे कि कितने पॉइंट्स हो सकते हैं. सो दिस कैन बी अवॉइडेड, या आप इन दोनों में भी इसको मिक्सअप कर सकते हो. एंड ये बहुत जरूरी है, ग्रांट एनी अदर सच रिलीफ as this honorable court may deem fit in the interest of justice and equity, and for this act the act of kindness the petitioner shall be duty bound. It is very important कि argument advanced आप orals में बोलते हो and उसके बाद आप क्या बोलते हो, prayer. So this entire thing या तो आप as it is याद कर लो, या फिर you can also refer to your memorial while speaking it, but try and be persuasive while you speak this, where you're reciting out your prayer, reciting it before the judge, before the bench of the moot court. तो आप उसको थोड़ा persuasive होके रुक के pause देकर बोले तो ये, क्योंकि यही तो आपको चाहिए. this is the ultimate relief, this is the ultimate thing that you want, because of which you are doing the arguments advanced. So this is the end result that you are wanting. तो ये आपका काफी अच्छे से आपको बोलना चाहिए. एंड जो दोनों स्पीकर्स में से बेटर स्पीकर हो, आई थिंक हमेशा उसको हमें प्रेयर बोलने को देना चाहिए. So this was the PowerPoint slide that I have done. Apart from that, मेरे पास एक वो भी है, इसका मूड कोर्ट का वो है, I'll just show it to you थोड़ा कैसा होता है रियल लाइफ जो आपका होता है मेमोरियल. So this was a memorial. I made it I think back in college. तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना टीम कोड लिखते हो. So while you register आपको टीम कोड दिया जाता है and then the name of the university. Then आप इस तरह से लिखोगे, आप किस कोर्ट के पास जा रहे हो, किस स्पेशल लीव पेटिशन है तो कौन ऐसे आएगा, अंडर आर्टिकल 136 ये वो, इन द मैटर ऑफ दिस वर्सेस दिस, मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर. तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेज आता है. सिंस एज आई सेड पेटिशनर का ब्लू रहता है तो आपको पहला पेज जो है वो ब्लू कलर का करना पड़ेगा. दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट, देन लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, देन इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज. तो देखिए इसमें हमने पहले क्या लिखा है, बुक्स सारी जो भी हमने रेफर करी, देन वेबसाइट्स, देन केस लॉज जो हमने साइट करे. आप देखो कितने सारे केस लॉज हम साइट करते हैं. मैंने आपको 2-4 का एग्जांपल दिया बिकॉज आई हैव जस्ट ट्राइड टू समराइज इट, बट दिस इज हाउ इट इज डन प्रॉपर्ली. Then statement of jurisdiction, as I told you कि present case is filed before South Indiana under ये, and कैसे it is justified. Then you have statement of facts, जिसमें you will brief the facts. इसको आप pointers में लिखोगे तो ज़्यादा better रहेगा. इस problem में paragraph में लिखा है. So if you do it in points, that is better for you to refer while you are giving your arguments or oral submissions. Then you have issues raised. आप issues जो भी हैं आपके यहाँ पे लिखोगे. Then again summary of the issues, then arguments advanced. See, now this is the part I wanted to show you. आप इसमें देखो जो भी ये है, आप देखो पूरे केस को आपने इस तरह से नीचे साइड किया है. जो भी केसेस आप ऊपर लिख लो, कई बार तो आप ऊपर मेंशन कर देते हो केस, तो आपको उसको नीचे से AIR ये लिखना है. कई बार आपने केस में कोई जजमेंट की कोई लाइन यू हैव साइटेड, तो आप उधर से लाइन लिख रहे हो, केस का नाम नहीं लिख रहे हो, तो आप फुटनोट डालोगे. जैसे यहाँ पे आप 8 फुटनोट देखो, तो आप नीचे फुटनोट डालकर क्या लिख दोगे, उस केस का जो भी पूरा नाम है along with the proper citation. So these are arguments advanced. Try कि 2-3 pages, 1-2-3 ऐसे 3-4 pages तक आपका एक इशू को आप अच्छे से जस्टिफाई करो. So ये आपका इस तरह से arguments advanced आपके होते हैं. And then lastly the prayer. Is it clear? If anyone has a doubt, you may ask. Any doubt? Anyone who is planning to do moot courts or something? Okay, so thank you everyone. I hope this session was made you gain an insight of how memorial is drafted, and all the best. I hope you do a lot of moot courts in your journey, in your entire law school journey. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We extend our heartfelt gratitude
to Stuti Bandhari ma'am, Assistant Professor of Law at Graphic Era Hill University and Advocate at Dehradun High Court, for taking the time to share her valuable insights with us. Your expertise was truly enlightening, ma'am, and your ability to break down complex legal concepts into easily understandable parts made the session immensely helpful. Thank you once again, ma'am.